फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बीएलएड सेकेंड ईयर से है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम में भाषा। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है भाषा तथा अधिगम। तो भाषा देखेंगे पहले। समानतः भाषा शब्द का प्रयोग विचारों अथवा भावों की अभिव्यक्ति प्रकट के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन एवं जड़ पदार्थों में देखे एवं सुने जाते हैं। भाषा मानव भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। कह सकते हैं जो भाषा है वो मानव के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मानव परस्पर विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं। मन के विचारों को भूत रूप मतलब साक्षात्कार देने का सुलभ साधन है। तो फर्स्ट भाषा के बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है, भाषा संसार का नादमय मतलब आवाज़ में चित्र है, ध्वनि मय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है, मतलब झूम उठने वाली, जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाई जाती है। एंड दूसरे राइटर है काव्यदर्श के अनुसार, समस्त तीनों लोग अंधकार में हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति कहने का तात्पर्य है भाषा से यह संसार प्रदीप्त न होता। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि भाषा संसार का नाद मतलब आवाज़ में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, हृदय विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है, जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाई जाती है। एंड दूसरे राइटर हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो वह कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उत्तरित अध्ययन विशेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान क्या वर्तमान रूप में भी आरंभ पश्चिमी देशों में हुआ। भारत में भाषा विज्ञान इस नाम व रूप में बाद में आया, जिस कारण पाश्चात्य और भारतीय दोनों प्रकार की विद्वानों ने भाषा विज्ञान की परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। जो पाश्चात्य विद्वान उन्होंने हैं जैसे प्लेटो है, तो उन्होंने विचार आत्मा की मूल बातचीत है। प्लेटो ने कहा है कि विचार है जो आत्मा की मूल बातचीत है, वही ध्वनि जब ओठों से प्रकट होती है और उसे भाषा कहते हैं। तो दूसरे हैं स्वीट कहते हैं कि ध्वनि रूप में शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करने का नाम भाषा है। मतलब स्वीट है, उन्होंने कहा है कि जो ध्वनि है वो शब्दों के द्वारा और जो विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पे गार्डनर कहते हैं कि विचारों को प्रकट करने के लिए जिन व्यक्ति और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो विचार हैं उनको व्यक्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से या ध्वनि संकेतों द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जो भारतीय विद्वान है वो कहते हैं, कामतानाथ प्रसाद गुरुजी कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को समझ सकता है। कामतानाथ प्रसाद गुरुजी कहते हैं कि जो भाषा है वो मनुष्य अपने विचारों के द्वारा एक दूसरे से प्रकट करता है और एक दूसरे के विचारों को समझता है। नेक्स्ट है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री है, तो यह कहते हैं कि भाषा मनुष्य की उपचेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणों उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्ति शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। प्रत्येक भाषा बोलने वाले के विचारों और भावों को सुनने वाले तक पहुंचाती है। कहने का मतलब है जो भाषा है वो बोलने वाले विचारों को और भावों को सुनने वाले तक पहुंचाती है। भाषा के मूल तत्व दो हैं, विचार विनिमय का साधन और मनुष्य के उच्चारणों आवरणों से निकलने वाली सार्थक समूह या ध्वनि कह सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हाथ से इशारा करके मतलब ताली बजा के या मेज को थपथपा कर या मुख के अतिरिक्त अन्य प्रकार की से प्रकट किया जा सकता है भाषा को। आशा है भाषा पर यह भाषा नहीं कहलाएगा। ये ध्वनियाँ अर्थ का संकेत तो करती है पर मनुष्य के मुख से निकलती नहीं है। नेक्स्ट है भाषा की प्रकृति एवं स्वरूप। तो भाषा की प्रकृति एवं स्वरूप है। प्रकृति शब्द का अर्थ स्वभाव से है, जो भाषा है उसकी प्रकृति का अर्थ यहाँ स्वभाव से है। प्रत्येक भाषा का अलग अलग गठन होता है
पर सभी भाषाओं में कुछ बातें समान होती हैं। इसी को भाषा की प्रकृति कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो भाषा है वो अलग अलग उनका गठन हुआ है और भाषाओं में कुछ बातें ऐसी हैं जो सेम है और इसे ही भाषा की प्रकृति कहा जाता है। ये शब्द लगभग समान अर्थ बोले होते हैं तथा भाषा की विशेषताएं कुछ इस प्रकार दी गई हैं। तो फर्स्ट है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कहने का मतलब है जो प्राप्त होती है बिना प्रयत्न के जो मिलने वाली संपत्ति होती है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। पर यहाँ पे बिना प्रयत्न के पिता से मिलने वाली संपत्ति पैतृक कहलाती है। बच्चा स्वभावतः मातृभाषा अथवा पितृभाषा सीख लेता है, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह अपने माता पिता की भाषा बिना किसी प्रयत्न के सीख जाता है। एंड इसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि यदि हिंदी भाषी माता पिता के बच्चों को 2 वर्ष की अवस्था में फ्रांस में पाला जाए तो वह अपने आप ही हिंदी नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है, भाषा अर्जित संपत्ति है। कहने का मतलब है भाषा बिना प्रयत्न के नहीं आती है, उसका अर्जन करना पड़ता है। बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसके साथ या आसपास में रहने वाले लोगों जो भाषा बोलते हैं उनसे बच्चा सीख लेता है। कहने का मतलब यह है कि जो भाषा है वो बिना प्रयत्न के नहीं आती है। बच्चा है जिस प्रकार वो वातावरण में रहता है वह उसी के अनुसार ही भाषा सीख लेता है। नेक्स्ट हेडिंग है, भाषा सामाजिक वस्तु है। पूरा समाज जो भाषा बोलता है मनुष्य को वही भाषा और उसी प्रकार की भाषा बोलनी पड़ेगी। कहने का मतलब है जो पूरा समाज है या पूरी सोसाइटी है जैसी भाषा बोल रही है उसी प्रकार की भाषा हमें बोलना पड़ेगा। तो बच्चा अपने माता पिता परिवार के जनों एंड समाज से भाषा सीख लेता है। जिन बच्चों के माता पिता सभ्य भाषा बोलते हैं बच्चा भी सभ्य भाषा बोलता है। अगर आस पड़ोस में बच्चे गाली देते हैं तो बच्चा भी गाली देता है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है, भाषा परिवर्तनशील है। कहने का मतलब है परिवर्तन का अर्थ है मतलब बदलते रहना। जो भाषा है वो बदलती रहती है। यही कारण है कि कभी भारत में संस्कृत जनसाधारण की भाषा थी लेकिन आज वो हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाएं बोलते हैं। लेकिन भाषा में परिवर्तन बहुत देर से होता है। कहने का मतलब है कि भाषा है जो बहुत ही परिवर्तनशील है और भाषा बदलती रहती है। पर भाषा में अचानक से परिवर्तन नहीं आता है बल्कि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता है। नेक्स्ट हेडिंग है, प्रत्येक भाषा एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा में एक ऐतिहासिक सीमा होती है। हेडिंग है, तो प्रत्येक भाषा इतिहास के किसी निश्चित कालखंड तक ही बोली जाती है एंड व्यवहार में आती है। वही इसके बाद इसका स्थान दूसरी भाषा में ले लेती है। प्राकृतिक भाषा है जो 500 साल तक बोली जाती रही और इसके पहले संस्कृत का प्रचलन था। नेक्स्ट हेडिंग है, भाषा कठिन से सरल होती जाती है। जो भाषा है वो कठिन से सरल होती जाती है। तो संसार में सभी भाषाओं का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जा रही है। कहने का मतलब है जो संसार में जो भाषा है वो बोली जा रही है वो अभी तक देखते आ रहे हैं कि जो भाषा पहले बहुत कठिन थी अब थोड़ी सरलता की ओर जा रही है। क्योंकि भारत में वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत सरल हो गई है और लौकिक संस्कृत के प्राकृतिक और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अब हिंदी सरल हो गई है। नेक्स्ट हेडिंग है, भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप। तो भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप में सबसे पहले हम अधिगम करते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना और अर्थात सीखना है। अधिगम का मतलब भाषा अधिगम एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। समय समय पर परिवर्तन होने वाली सामाजिक तथा मानसिक प्रवृत्तियों को सीखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। बालक भाषा के जिस परिवेश में रहता है वह उसी प्रकार की भाषा सीख लेता है या अनुकरण कर लेता है और बाल्यकाल में भाषा सीखने की शक्ति स्वाभाविक होती है। उसके बाद हम अभ्यास के अनुसार व्यवहार को परिमार्जित करते भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, भाषाई संरचना। इसमें शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान और वाक्य विज्ञान ये तीनों आएंगे। तो फर्स्ट है भाषाई संरचना। इसमें देखेंगे भाषा की इकाई वाक्य है। जो भाषा है उसकी इकाई वाक्य है। वाक्य के खंड शब्द होते हैं और शब्द के खंड ध्वनि होती है। एक ध्वनि व एक से अधिक ध्वनि से शब्द बन जाते हैं और एक से अधिक शब्द से वाक्य का निर्माण हो जाता है। तो फर्स्ट हेडिंग है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है शब्द विज्ञान।
निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक या अनेक वर्ण के सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो जिस भाषा का शब्द भंडार जितना शुद्ध या समृद्ध होगा, वह भाषा ही उतनी ही प्रभावशाली या समृद्धशाली होगी। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत ही शुद्ध, समृद्ध व व्यापक है। कहने का मतलब है बहुत ही बड़ा है। अतः हिंदी भाषा का साहित्य भी बड़ा प्रभावशाली है। हिंदी शब्दों के वर्गीकरण हैं जो निम्न प्रकार से किए गए हैं। पहले अर्थ के आधार पर देखेंगे। सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे है खाना पीना है, लिखना है, पढ़ना है, ये सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई उद्देश्य ना हो, निकलता है पर उन्हें निरर्थक शब्द में ले लेते हैं। जैसे पानी, वानी, चाय, वाय, ऐसे वर्ड निरर्थक शब्द में आ जाते हैं। अब है एकार्थक शब्द। एकार्थक यह वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाय है, पुस्तक है। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों में एक शब्द के अनेक अर्थ या प्रतीक होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अतिथि है, काल है। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द। जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आदि है। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची क्या है? वे शब्द जिनमें एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य के पर्यायवाची रवि है, दिनकर है, भास्कर है, काफ़ी है। तो आकाश का देखेंगे, नभ है, गगन है, व्योग है, अंबर है। उसी प्रकार से हम आँख है, भौरिका है, नेत्र, नयन, लोचन, और भौरिका है भ्रमण, मिलेंद, मधुकर एंड विलोम शब्द देखेंगे। जब शब्द विपरीत अर्थ मतलब उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ उल्टा हो निकलता है, उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आदि है, अंत है, आकाश है, पाताल है। उसी प्रकार अब देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग है यौगिक। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक अंक से बन जाते हैं एंड जब उनका खंडन करते हैं तो इसके सही अर्थ का पता चलता है। जैसे गणेश है तो गण प्लस ईश है। उसी प्रकार से ये भी एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है योग ऋण। योग ऋण शब्दों में वे शब्द आते हैं जो दो शब्दों से जुड़ जाते हैं बट उन दोनों शब्दों में कोई शब्द मुख्य नहीं होता है, उनका कोई पद मुक्त नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे जलज है, पंकज है। तो जल मतलब जल, और यहाँ पे जा का मतलब पैदा से हो जाएगा, जो जल में मतलब पैदा है, मतलब उसी प्रकार है। और यहाँ पे एक प्रसाद है, एक प्रसाद है। तो यह भी एक प्रसाद मतलब कृपा होती है और एक प्रसाद मतलब महल होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट हेडिंग ऋण है। ये वे शब्द होते हैं जिनका अगर हम खंडन करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे गलत माने जाते हैं, उन्हीं को हम ऋण कहते हैं। जैसे पैसा है, जल है, श्याम है आदि है। एंड नेक्स्ट देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी शब्द सूची के अकॉर्डिंग इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट देखेंगे आर्य भाषाओं में आए हुए शब्द। वे शब्द 3 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे तत्सम है, फिर अर्ध तत्सम है, फिर तद्भव है। पहले तत्सम देखेंगे। जो शब्द संस्कृत में विशुद्ध रूप से अपना लाए जाते हैं, या कहने का मतलब है विशुद्ध रूप से लाए जाते हैं, अथवा संस्कृत के शब्द जो बिना स्वरूप तथा भाषा परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। कृष्य है एग्जाम्पल के तौर पे, रात्रि है, वायु है, जगत है, कर्म है, काफ़ी है टीची। एंड नेक्स्ट हेडिंग है अर्ध तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृतिक मतलब प्राचीन में अपना रूप बदलकर या कुछ परिवर्तन के साथ लोगों द्वारा बोले जाते हैं उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कारज है, प्रेम है। तो नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे यहाँ पे तद्भव। वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से ना लाए जाकर मध्यकालीन भाषाओं से आए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है आग है, श्वेत है। एंड विदेशी भाषा से आए हुए शब्द देखेंगे हम लोग। हमारे भारत वर्ष में मुसलमानों एंड अंग्रेजों ने अर्थात विदेशी जातियों ने बहुत समय तक शासन किया, कह सकते हैं कि हमारे भाषा में विदेशी भाषा का समावेश हो गया है। जो हमारी भाषा है उसमें विदेशी भाषाओं का समावेश हो गया है। तो उसमें फर्स्ट हेडिंग है अरबी भाषा, या कह सकते हैं भाषा है।
तो जो अरबी भाषा के शब्द हैं वो है फुर्सत, हकीम, हक्म, सिफारिश, एतराज़, अजनबी, मुकाबला। काफ़ी है, अदालत है, जैसे बाल्टी है। तुर्की भाषा के शब्द हैं वो है बावर्ची, तोप, तमगा, लाश, काबू। एंड अलमारी है, कालीन है। फारसी भाषा के हैं निशान, दोस्त। ये अरबी भाषा के शब्द हैं। दुकान है, जैसे आदमी है, चाकू है, शर्मा है, समा है, कमर है, अरमान है, दरबारी है। एंड अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द, ये हेडिंग बिल्कुल राइट है, धोखे से कट का निशान हो गया। तो टिकट है, जैसे रेल है, स्टेशन है, पेंसिल है, स्कूल है, ये अंग्रेजी भाषा में आते हैं। मास्टर है, जैसे रजिस्टर है, ऐसे इंच है, फुट है, ये सब अंग्रेजी भाषा के आए हुए शब्द हैं। एंड नेक्स्ट है वाक्य की व्याकरण संबंधी विशेषताएं। तो यहाँ पे हेडिंग बनती है वाक्य क्या है। तो वाक्य देखेंगे, मुख से निकलने वाली जो सार्थक ध्वनि का स्वरूप जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं और धाराओं और भावनाओं को दिग्दर्शन होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है वाक्य की व्याकरण संबंधी विशेषताएं 3 प्रकार की हैं। तो फर्स्ट देखेंगे आकांक्षा। एक पद को सुनने पर पढ़ने के बाद वक्ता या लेखक के विचारों और भावों की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रोता या पाठक के मन में दूसरा पद सुनने की उत्कंठा, मतलब कह सकते हैं तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे कृष्णा मथुरा जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लोगों की तीव्र इच्छा हुई है, तो वहाँ पे उसी प्रकार ये आकांक्षा का यहाँ पे वर्णन होता है। नेक्स्ट हेडिंग है योग्यता, जिसके द्वारा वाक्य का अन्वय मतलब क्रम करने के उपरांत उसके अर्थ बोध में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना हो, उसे योग्यता कहते हैं। तानाजी शिवाजी की आज्ञा पाकर सिंहगढ़ की ओर जाते हैं, तो ये उनकी योग्यता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है शब्द क्रम। वाक्य का तीसरा प्रधान गुण है, जो वाक्य है उसका तीसरा प्रधान गुण है शब्दों को क्रम में रखना। आकांक्षा योग्यता के रहने पर भी वाक्य में शब्दों का क्रम न रहने से उसका पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता है। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, रहने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। तो ये यहाँ पे मतलब जो शब्द क्रम है यहाँ पे एकदम सही नहीं है, मतलब उल्टा है यहाँ पे ऐसे, या ये भी मतलब यहाँ की जगह वहाँ लिखा, वहाँ की जगह यहाँ लिखा, तो उसका मतलब होगा रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हिंदी शब्दों में उपसर्ग की रचना। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे हेडिंग है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? वे शब्द होते हैं जिनको आरंभ में लगते हैं, जो मतलब वे शब्द, उपसर्ग कहने का मतलब है कि उपसर्ग वे हैं जो आरंभ में लगते हैं, शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। आरंभ में लगते हैं और शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, जबकि उनका अलग से कोई महत्व नहीं होता है। मतलब कहते हैं कि कहने का मतलब है कि उपसर्ग वो है जो शब्द में पहले लगते हैं पर उनका अकेले से कोई अर्थ नहीं होता है, बट शब्दों में आगे जुड़ जाते हैं और अपना अलग अर्थ बना लेते हैं। कहने का मतलब है जैसे अपमान तो अपकार, अप यहाँ पे हमने सिर्फ अप लिया है और अपवाद हो चुका है। अप लिया है तो यहाँ पे अपमान हो गया है, अपकार हो गया है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अप लिया गया है और यहाँ पे अपमान हो अपकार हो गया है। एस नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह प्रति है, तो यहाँ पर प्रतिकूल, दुर लिया तो दुर्गम हो गया, अभी लिया तो अभिश्राप हो गया। इसी प्रकार से उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, जबकि उनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। कहने का मतलब प्रत्यय वो हैं जिनका कोई अलग से मतलब नहीं होता है, पर शब्दों में या अंत में लगते हैं और उनका अर्थ बदल जाता है, जबकि उनका अलग से कोई महत्व नहीं है, बट शब्दों में पीछे जुड़ जाते हैं और अपना अलग अर्थ बना होता है इनका। जैसे एग्जाम्पल इसका है कि जैसे ई लिया है तो लड़ाई हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है।